हेलो साथियों, कैसे आप सब लोग। मैं नीतीश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम देखेंगे 1 अक्टूबर 2019 सॉरी 1 अक्टूबर 2018 के जेल प्रहरी के पेपरों की। इससे पहले हमने 3 पेपर डिस्कस किए थे, तो आज हम 1 अक्टूबर के पेपर को देखेंगे। और चलिएगा देखते हैं कि जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो जीव प्लेटी हेलमिंथीज फाइलम से संबंधित हैं। आपको बताना है प्लेटी हेलमिंथीज फाइलम यानी जो प्लेटी हेलमिंथन जो संघ है, इससे कौन से दो जीव संबंधित हैं, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है केचुआ, दूसरा ऑप्शन है फीताकृमि, तीसरा ऑप्शन है एस्कारिस, चौथा ऑप्शन है प्लानेरिया और पांचवा ऑप्शन है जॉक यानी जिसे आप लीच कहते हैं। तो बताइएगा ऑप्शन क्या होगा, और इसके ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूं कि किससे प्लेटी हेलमिंथीज संबंधित है। कौन कौन से जीव हैं जो प्लेटी हेलमिंथीज संबंधित हैं। 5 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो प्लेटी हेलमिंथीज होता क्या है, सबसे पहले ये समझिएगा कि प्लेटी हेलमिंथीज जो है वो आपके जो जीव होते हैं वो चपटे यानी दोनों, उनका शरीर दोनों ओर से चपटा होता है। तो इसमें जो उदाहरण हैं वो हैं आपके यानी कि टैपवर्म है आपका किसका, प्लेटी हेलमिंथीज का। और इसके अलावा जो दिया हुआ है वो दिया है आपका प्लानेरिया, यानी कि सेकंड और फोर्थ जिस ऑप्शन में दिया होगा वही आपका राइट आंसर होगा, सेकंड और फोर्थ। और सेकंड और फोर्थ ऑप्शन नंबर सेकंड में ही दिया है। फीताकृमि और प्लानेरिया किसके उदाहरण है, प्लेटी हेलमिंथीज के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2, चूना पत्थर से संदूषित सामान्य नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से कौन सी पृथक्करण विधियां अपनाया जाना चाहिए। ये आपको बताना है कि कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए, कब, जब चूना पत्थर से संदूषित सामान्य नमक का जलीय मिश्रण, किस किस का मिश्रण है, सामान्य नमक का और चूना पत्थर का, इन दोनों का मिश्रण को हम अलग करना है यानी पृथक्करण करना है, तो हम कौन सी विधियां अपनाएंगे, ये आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन है पृथक्कारी कीप का प्रयोग, फिर जलीय मिश्रण का निष्पादन। दूसरा ऑप्शन है आसवन और फिर पृथक्कारी कीप का प्रयोग। तीसरा ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन और फिर जलीय मिश्रण का आसवन। और चौथा ऑप्शन है निस्पंदन और फिर जलीय मिश्रण का बाष्पीकरण। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। पहले निष्पादन और फिर जलीय मिश्रण का हम बाष्पीकरण करते हैं इसके लिए। तो समझिएगा कि निष्पादन होता क्या है। निष्पादन एक तरल या गैस में निलंबित ठोस कणों को अलग करने की प्रक्रिया है, यानी कि या तो तरल हो या गैस हो, उसमें ठोस कणों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निस्पंदन कहलाती है। और ये निस्पंदन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है निस्पंदन फिल्टर, दूसरा होता है गहरा निस्पंदन और तीसरा होता है छलनी निस्पंदन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। आपसे पूछा इस जो चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी। चेचक का टीका बताना है। जो स्मॉल पॉक्स है उसके वैक्सीन की खोज किसने किया था, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, दूसरा ऑप्शन है ग्रेगर मेंडल, तीसरा ऑप्शन है मैडम क्यूरी, चौथा ऑप्शन है लुईस पाश्चर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज या चेचक के टीके की खोज 1798 में सबसे पहले की थी। यानी कि एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। किसका? इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहते हैं। और इन्होंने चेचक का टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई है। आपसे पूछा है संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई पूछा है आपसे। तो बताइएगा तंत्रिका तंत्र यानी कि जिसे आप न्यूरॉन कहते हैं। और एक क्वेश्चन इसका हमने पिछले पेपर में भी किया था न्यूरॉन से संबंधित, जिसमें हम डायग्राम देखा था। तो न्यूरॉन की जो इकाई है यानी कि जो तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है वो होती है, क्या होती है? न्यूरॉन होती है। यानी कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। इसे हम हिंदी में स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, पशुपालन में डैश शामिल नहीं है। यानी कौन सा पशुपालन में शामिल नहीं कर सकते हम, वो आपसे पूछा है। पहला ब्रीडिंग यानी कि प्रजनन, दूसरा ऑप्शन है डिसीज कंट्रोल रोग नियंत्रण, तीसरा ऑप्शन है आहार और चौथा ऑप्शन है खेती। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। पशुपालन में शामिल नहीं है ये आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि खेती को हम पशुपालन में शामिल नहीं करते हैं। खेती को हम पशुपालन में शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6, चालन में माध्यम के कण डैश। आपसे पूछा है जो चालन होता है यानी कि कंडक्शन होता है जो, उसमें माध्यम के कण यानी कि पार्टिकल ऑफ मीडियम कैसे गति करते हैं ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है केवल अपनी माध्य स्थिति में इधर उधर कंपन करते हैं। दूसरा ऑप्शन है पूर्ण रूप से विराम पर होते हैं। तीसरा ऑप्शन है कंपन के साथ विस्थापित भी होते हैं। और चौथा ऑप्शन है एक सिरे से दूसरे सिरे में विस्थापित होते हैं। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जब चालन होता है यानी कि तो जो माध्यम के कण होते हैं वो मध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करते हैं। यानी कि कोई भी माध्यम है उसके इधर उधर कंपन करेंगे किसके? माध्यम के कण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक मिश्रण के रंगीन घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है आसवन, दूसरा ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, तीसरा ऑप्शन है क्रिस्टलीकरण और चौथा ऑप्शन है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि क्रोमेटोग्राफी। क्या होगा? क्रोमेटोग्राफी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। कब होगा? जब एक मिश्रण है उसमें रंगीन घटकों को यानी कि कलर वालों को हमें क्या करना है? अलग करना है। यानी कि कंपोनेंट्स को हमें क्या करना है? अलग अलग करना है। तो हम क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं, यानी कि उस प्रक्रिया को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुरुषों और महिलाओं में स्वर रज्जु की लंबाई क्या होती है? यानी आपको वोकल कॉर्ड की लंबाई बताना है पुरुषों के अंतर्गत और महिलाओं के अंतर्गत।
यानी कि वोकल कॉर्ड होता क्या है, जहाँ से आपकी आवाज़ निकलती है, आवाज़ बनती है आपकी, वो उस स्थान को हम वोकल कॉर्ड या स्वर रज्जु कहते हैं। इसकी लंबाई क्या होती है ये आपको बताना है। पहले पुरुष की और फिर महिला की आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइएगा इसका आंसर क्या है। आपको 5 मिनट 5 सेकंड है टाइम है आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा। पुरुषों के अंदर जो वोकल कॉर्ड होता है वो 20 मिलीमीटर का, और महिलाओं के अंदर जो वोकल कॉर्ड होता है वो 15 मिलीमीटर का होता है। तो आप याद रखिएगा, पुरुषों का 20 और महिलाओं का 15 मीटर का यानी मिलीमीटर का वोकल कॉर्ड या स्वर रज्जु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, एक कोशिका में 2 समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजन होने की क्षमता को कहते हैं। यानी कि एक ही कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित हो रही है, उसको हम क्या नाम देते हैं। यानी कोई भी एक सेल है और वो सेल 2 पार्टों में डिवाइड हो रही है, और 2 पार्टों में जब डिवाइड हो रही है तो हम उसे क्या कहते हैं, यानी उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है विखंडन, दूसरा ऑप्शन है बहुखंडन, तीसरा ऑप्शन है द्विविखंडन, और चौथा ऑप्शन है मुकुलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। यानी कि एक ही सेल जब 2 पार्टों में डिवाइड होती है, यानी कि समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होती है, तो हम उसे द्विविखंडन प्रक्रिया कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी एक सेल है, उस सेल के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस होता है, यानी ये इसका नाभिक है। और सबसे पहले यानी द्विविखंडन की प्रक्रिया में सबसे पहले ये केंद्र डिवाइड होता है, यानी कि इसका नाभिक विभाजित होता है, और नाभिक के बाद ये सेल विभाजित होती है, और सेल विभाजित होने के बाद इसे हम नाम देते हैं क्या, सेल, यानी कि डॉटर सेल। यानी कि द्वारा से बनी हुई सेल को हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल कहते हैं, या इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविखंडन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई निम्न के बराबर होगी। आपको किलोग्राम में आंसर बताना है। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होगी, यानी आपसे पूछा है एक परमाणु द्रव्यमान कितने किलोग्राम के बराबर होता है, कितने किलोग्राम के बराबर होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है 9.102 × 10⁻−19, थर्ड ऑप्शन है 6.023 × 10⁻−23 किलोग्राम, और चौथा ऑप्शन है 6.626 × 10⁻−34 किलोग्राम। बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट आंसर होगा। एक परमाणु द्रव्यमान के बराबर क्या होता है, 1.66 × 10⁻−27 किलोग्राम के बराबर होता है। -27 किलोग्राम के बराबर एक परमाणु द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11, एक अपारदर्शी वस्तु को बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश के बिंदु स्रोत डैश रखा जाना चाहिए। यानी कि आपसे पूछा है एक अपारदर्शी वस्तु है, उसको हमारा बड़ी प्रतिबिंब यानी कि बड़ी छाया प्राप्त करना है, तो हम उसे प्रकाश के स्रोत के पास किस प्रकार रखें तो उसका प्रतिबिंब कैसा बने, बहुत बड़ा बने, यानी कि बड़ी छाया बने। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है वस्तु पर, यानी कि आप कहाँ रख रहे हो, दूसरा ऑप्शन है वस्तु के बहुत निकट, तीसरा ऑप्शन है वस्तु से बहुत दूर, और चौथा ऑप्शन है वस्तु के अंदर। वस्तु के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वस्तु के बहुत निकट। आप जब रखोगे किसी भी
तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उसकी कैसा बनेगा, बड़ी छाया हमें प्राप्त होगी। तो ऑप्शन 2 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। उस सूक्ष्म जीव की पहचान करो जिसमें प्रथम प्रत्यजैनिक यानी कि प्रतिजैविक एंटीबायोटिक प्राप्त हुआ। आपसे सीधा सीधा यह पूछा है कि सबसे पहले एंटीबायोटिक किससे प्राप्त हुआ था। एंटीबायोटिक किससे प्राप्त हुआ था, उस जीव का नाम बताइएगा। वो आपसे 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है पेनिसिलियम, दूसरा ऑप्शन है राइजोपस, तीसरा ऑप्शन है स्टेफाइलोकोकस और चौथा ऑप्शन है एस्परजिलियस। क्या होगा इसका आंसर, जिससे हमें एंटीबायोटिक मिला था सबसे पहले, या एंटीबायोटिक बनाया गया था, किससे बना था ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पेनिसिलियम। इस पेनिसिलियम से सबसे पहले प्रतिजैविक मिला था और ये एक प्रकार का कवक होता है। कौन, पेनिसिलियम। और इससे हम सबसे पहले हमें क्या मिला था, एंटीबायोटिक मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है। जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है, ये आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। किया गया कार्य उस चाल पर निर्भर करता है जिससे वह पथ तय करता है। दूसरा ऑप्शन है किया गया कार्य उसके द्वारा लिए गए पथ पर निर्भर करता है। तीसरा ऑप्शन है वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है। और चौथा ऑप्शन है गुरुत्व के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर रहा है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, यानी कि वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है। यानी मान के चलिएगा ये कोई एक पहाड़ है और इस पहाड़ पर एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति ये है और इस पर चढ़ रहा है। और जब इस पर चढ़ रहा है तो गुरुत्व हमेशा किस नीचे की तरफ लगता है, और तो गुरुत्व नीचे की तरफ और ये चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, तो यानी गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। यदि आपका डाक खाना आपके घर के 1.25 किलोमीटर दूर है तो उसे मीटर में व्यक्त करिएगा। बताइएगा इसका आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 1.25 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। पहला ऑप्शन है 12.5 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 1250 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 12,500 मीटर और चौथा ऑप्शन है 125 मीटर। तो आप जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और ये 1.25 किलोमीटर है। जब 1.25 किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करोगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्या आएगा, 1250 मीटर। क्या आएगा, 1250 मीटर आएगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्युत इस्त्री निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्थानांतरित होता है। ऊर्जा का कन्वर्जन जो होता है, इस्त्री का मतलब है यहाँ पे प्रेस, यानी एक इलेक्ट्रिक प्रेस है यानी कि विद्युत इस्त्री है, वो किसको किस में ट्रांसफ़र करती है। लाइट को, यानी कि जो ट्रांसफ़र होता है वो किस में ट्रांसफ़र होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ऊष्मा ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है और विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बताइए क्या होगा।
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्या होगा? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है किसमें? विद्युत प्रेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? और अभी तक 3 सेट कराए थे आपको, और तीनों सेट में रासायनिक परिवर्तन से क्वेश्चन आया है, और इस सेट में भी आ गया रासायनिक परिवर्तन से क्वेश्चन। तो बताइएगा रासायनिक परिवर्तन कौन है इसमें? पहला ऑप्शन है कांच के गिलास का टूटना, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है जल में लवण का विघटन, और चौथा ऑप्शन है बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण एक कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। क्यों रासायनिक परिवर्तन है? जैसे आपने देखा होगा कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया जल से कराती हो, किससे करा रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया जल से कराती हो, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो जो हमें प्राप्त होता है वो हमें C6H12O6 प्राप्त होता है, यानी ग्लूकोज मिलता है, और ऑक्सीजन मिलता है, और पानी मिलता है। तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों ने मिलकर किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में और प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बना दिया, और शेष पानी और शेष ऑक्सीजन बाहर निकाल दी गई। तो यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है, और इसी क्रिया के कारण पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, कैथोड और एनोड किरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पहचानिए? कौन सा कथन सही है वो आपको पहचानना है, और किसके कंपैरिजन में, यानी एनोड और कैथोड में आपको पहचानना है कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है एनोड किरण के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं। दूसरा ऑप्शन है कैथोड किरण के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं। तीसरा ऑप्शन है कैथोड किरणों पर द्रव्यमान नहीं होता है, और चौथा ऑप्शन है कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में नहीं मुड़ती हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्या होगा? कैथोड किरणों के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं। सभी तत्वों के लिए समान होते हैं। 2 क्वेश्चन आप याद रखिएगा यहाँ से कि जो कैथोड किरण हैं, इन कैथोड किरणों की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, और इन एनोड किरणों की खोज की थी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने एनोड की और गोल्डस्टीन ने कैथोड किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आपसे पूछा है एसिड के बारे में निम्नलिखित कथन में से गलत कथन का चयन करें। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है अम्ल एक पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन आयन निहित होते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं। दूसरा ऑप्शन है अम्ल लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं। तीसरा ऑप्शन है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और चौथा ऑप्शन है अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। गलत कथन बताना है आपको। तो इसका जो गलत कथन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अम्ल लाल लिटमस को नीले में बदल देता है, ये कैसा है? गलत है, और इसका आंसर क्या होगा? यही होगा। तो अम्ल क्या करते हैं?
अम्ल लाल लिटमस को नहीं, नीले लिटमस को लाल में बदलता है। अम्ल का काम क्या है? नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है। तो ये इसका आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पौधे मिट्टी की उपस्थिति में नाइट्रोजन का उपयोग डैश को तैयार के लिए करते हैं, को तैयार करने के लिए करते हैं। यानी कि जो पौधे होते हैं वो मिट्टी से उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है उसको क्या बनाने के लिए ग्रहण करते हैं, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है विटामिन बनाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है लिपिड, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्या बनाने के लिए ग्रहण करते हैं? प्रोटीन बनाने के लिए ग्रहण करते हैं। और कल ये भी बताया था मैंने आपको कि पेड़ पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन को वातावरण से नहीं ले सकते हैं। ये कहाँ से लेते हैं? ये अपनी जड़ों से लेते हैं, और इनमें जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है, यानी कि वह नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदल देता है। उस नाइट्रेट को ग्रहण करते हैं, ना कि नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन किस में बदल जाता है? नाइट्रेट में बदल देता है, और नाइट्रेट को ये लेते हैं और क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा ये आज का, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है लास्ट का। चलिएगा, एक चलती बस को ब्रेक लगाकर 10 सेकंड के भीतर विराम पर लाया जाता है, यानी रेस्ट अवस्था में लाया जाता है। यदि ब्रेक के कारण मंदन 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो प्रारंभिक वेग होगा। बस का प्रारंभिक वेग बताना है। तो देखिएगा, समय दिया हुआ है आपके पास, समय 10 सेकंड दिया हुआ है। समय कितना दिया है? 10 सेकंड दिया है। चलिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। पहले आप सॉल्व करिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, t बराबर हमारे पास दिया है 10 सेकंड, यानी t दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया है? 10 सेकंड। ब्रेक के कारण जो मंदन है वो 5 मीटर, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। t दिया हुआ है, और विराम अवस्था में ला रहे हैं, तो जब विराम अवस्था में लाएंगे तो v अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0, यानी रुकेंगे तो 0 वेग हो गया। और प्रारंभिक वेग पूछा है हमसे, u हमको निकालना है, और a दिया हुआ है इसका 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर ये हमको दिया है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। तो आपने गति का समीकरण पढ़ा होगा, एक समान गति का एक पहला समीकरण है, क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। तो देखिएगा, हमें क्या निकालना है? v तो निकालना ही, वो सॉरी u तो निकालना ही। v कितना है? v का मान 0, u हमें निकालना है। a का मान कितना दिया हुआ है? a का मान दिया है 5, और t का मान कितना दिया हुआ है? 10। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का 10 से, तो 50, और v हमारे पास 0, तो u बराबर क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो 50 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। क्या होगा? 3 इसका आंसर होगा। तो हमने ये 20 क्वेश्चनों को देखा। तो 20 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही निकले, आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा, और देखिएगा आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है आगामी एग्जाम के लिए। ये 20 क्वेश्चन देखे थे हमने। इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।